जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना मोहसिन खान एडवोकेट और आज हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं द कानून शहादत आर्डर 1984 की। तो आज सिर्फ और सिर्फ हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे क्योंकि पहला लेक्चर है ये। तो लिहाजा कानून शहादत आर्डर 1984 स्टार्ट करने से पहले हम इसके टाइटल की तरफ आते हैं कि इसके साथ आर्डर का लफ्ज़ क्यों अटैच किया जाता है, इसके साथ एक्ट वगैरह का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया। इसको कानून शहादत आर्डर 1984 आर्डर का लफ्ज़ इसलिए अटैच है कि ये मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने एक फरमान जारी किया था 1984 के अंदर। क्योंकि उसका एक हुक्मनामा था इसलिए इसके साथ आर्डर का लफ्ज़ अटैच किया जाता है। ये ऑफिशियल गजट के अंदर 28 अक्टूबर 1984 को पब्लिश हुआ। इसके 3 पार्ट्स हैं, 13 चैप्टर्स हैं और 166 जो है वो आर्टिकल हैं। लिहाजा कानून शहादत आर्डर 1984 एक प्रोसीजरल लॉ है और एक एग्जेक्टिव लॉ है। क्योंकि कानून शहादत आर्डर 1984 से पहले लॉ ऑफ एविडेंस मौजूद था, तो इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि लॉ ऑफ एविडेंस को इन कन्फर्मिटी विद द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एज लेट ऑन इन द होली कुरान एंड सुन्ना कि इसको इस्लाम के असूलों के मुताबिक ढालना था। इसको लॉ ऑफ एविडेंस को ये सब्जेक्टिवली तौर पे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिवली तौर पे एक दूसरे से बहुत दूर खड़े हैं। लिहाजा हम अब चलते हैं स्टार्ट की तरफ। आज जो हम पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे उसका चैप्टर नंबर 1 है। पार्ट 1 का टाइटल जो है वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट है और चैप्टर 1 का टाइटल जो है वो प्रिलिमिनरी है। पार्ट 1 के अंदर रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट का जो पहला चैप्टर है प्रिलिमिनरी, पार्ट 1 के 2 आर्टिकल्स हैं, पहला और दूसरा, जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आर्टिकल 1 जो है वो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट के मुतल्लिक है। तो हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखेंगे और फिर उसका थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेनेशन में जाएंगे। शॉर्ट आर्टिकल 1 कहता है कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। शॉर्ट टाइटल के अंदर दिस आर्डर में बी कॉल्ड द कानून शहादत आर्डर 1984, मतलब कि ये आर्डर जो है द कानून शहादत आर्डर 1984 के नाम से मौसूम किया जाएगा। और दूसरी बात, वो आर्टिकल 1 के अंदर ये कहता है कि इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ पाकिस्तान, कि इसकी एप्लीकेशन पूरे पाकिस्तान पे होगी। और उसके बाद एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग अ कोर्ट मार्शल, अ ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी एक्सरसाइजिंग जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन। उसने कहा दूसरी बात के अंदर कि ये कानून शहादत आर्डर 1984 तमाम अदालतों बाशमूल कोर्ट मार्शल, ट्राइब्यूनल और कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कि जुडिशियल पावर्स और जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल कर रही हो। एक बात उसने इंपॉर्टेंट ये कही है इसके अंदर, एंड डज नॉट अप्लाई टू प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर, कि ये सालिस के रोबरो होने वाली कार्रवाई पर अप्लाई नहीं होगा। तीसरी बात इसके अंदर ये की जाती है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, कि ये फिल फौर नाफिजुल अमल होगा। मतलब कि आर्टिकल 1 के अंदर 3 बातें कही गई हैं। पहली बात के अंदर ये है कि ये पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होगा। दूसरी बात कि पहली बात ये है कि ये जो है इसका नाम द कानून शहादत आर्डर 1984 है। और दूसरी बात कि ये पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होगा। तमाम अदालतें बशमूल मार्शल कोर्ट, ट्राइब्यूनल या कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो जुडिशियल और क्वाज़ी जुडिशियल को इख्तियारात को इस्तेमाल कर रही हो, लेकिन ये सालिस के रोबरो होने वाली कार्रवाई पर अप्लाई नहीं होगा और ये फिलफौर नाफिजुल अमल कर दिया गया।
अब आर्टिकल 2 की तरफ चलते हैं, वो है इंटरप्रिटेशन, यानी कि इसके अंदर डेफिनेशन क्लास है जिसके अंदर मुख्तलिफ डेफिनेशंस बयान की गई हैं। पहली डेफिनेशन जो है वो कोर्ट की बयान की गई है, दूसरी डॉक्यूमेंट की है, इसी तरह तीसरी जो है वो एविडेंस की है, फिर फैक्ट आ जाता है, फिर रेलेवेंट फैक्ट आ जाता है, फैक्ट इशू आ जाता है, फिर उसके बाद आ जाता है प्रूव फैक्ट आ जाता है, डिसप्रूव फैक्ट आ जाता है, फैक्ट्स नॉट टू बी प्रूव्ड, फिर उसी तरह जो है वो प्रिज्यूम्ड फैक्ट आ जाता है, और कंक्लूसिव प्रूफ। ये तमाम की तमाम डेफिनेशंस आर्टिकल 2 के अंदर हैं। हम चलते हैं पहली डेफिनेशन के अंदर। तो लिहाजा डेफिनेशन जो है ये बेयर एक्ट के अंदर उसने लिखी हुई है, बिल्कुल आसान तरीन है। हम एक दो जो है जो इंपॉर्टेंट है उसकी तरफ चलते हैं। पहली उसने डेफिनेशन बयान की हुई है कि कोर्ट क्या है। कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट and all persons except arbitrator legally authorized to take evidence। उसने कहा कि कोर्ट के अंदर वो तमाम जजेस और मजिस्ट्रेट शामिल हैं और उसके अलावा वो तमाम अशखास मासवाए सालिस के जो कानूनी तौर पर शहादत ले सकते हैं। उसके बाद है डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। डॉक्यूमेंट के अंदर उसने ये कहा है कि डॉक्यूमेंट मीन एनी मैटर include document means any matter expressed or described upon in substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of these means intended to be used or which may be used for the purpose recording that matter। मतलब डॉक्यूमेंट के अंदर उसने कहा कि कोई भी चीज हो सकती है जो किसी चीज के ऊपर लिखा हुआ है। उसने आगे इसकी एग्जांपल दी है कि कोई भी लेटर्स है, फिगर है, मार्क्स है, किसी भी चीज के ऊपर वो लिखा हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा। उसने कुछ इसकी इलस्ट्रेशन बयान की गई है कि अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट जो है वो एक लिखाई जो है वो डॉक्यूमेंट है। वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड और फोटोग्राफ्ड और डॉक्यूमेंट। उसने कहा कि जो प्रिंटेड वर्ड है, लिथोग्राफ्ड है, मतलब जो कंधा किया हुआ चीजें हैं, पत्थर पर लिखी हुई चीज, लिथोग्राफ कहते हैं पत्थर पर लिखी हुई चीज। फोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट, ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट है। अ मैप और प्लान इज अ डॉक्यूमेंट। मैप और प्लान भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट और स्टोन इज अ डॉक्यूमेंट। इसी तरह उसने कहा कि इंस्क्रिप्शन खुदा की हुई चीजें जो हैं वो भी जो है वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन के अंदर फॉल करते हैं। कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। कैरिकेचर कहते हैं खाका, मतलब जो आप एमएलसीज के ऊपर भी खाके से बने हुए होते हैं उनको भी कैरिकेचर कहते हैं। अ कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट। जो खाके की शक्ल में होते हैं वो भी डॉक्यूमेंट की जो है वो डेफिनेशन के अंदर फॉल करेंगे। इसी तरह उसने आगे एविडेंस की डेफिनेशन बयान की है, उसी तरह फैक्ट्स की है, गालिबन कुछ हम डेफिनेशन मजीद हैं। लिहाजा आज हम इंट्रोडक्शन देखना चाहते थे। इसका इंट्रोडक्शन हो गया है कि लॉ ऑफ एविडेंस क्या है, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या था, इसकी इंप्लीमेंटेशन कब हुई, वगैरह वगैरह। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया।